नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और हम देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स। और इस चैनल में हम देख रहे थे ईसीजी ट्यूटोरियल्स। ये हमारा 19वां ट्यूटोरियल है। लास्ट 18 ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था हाइपरकैलेमिया के कॉजेस। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ईसीजी चेंजेस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो चलते हैं। ये आईसीयू के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ट्रीटमेंट कई बार देना पड़ता है, इसलिए प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखिए। हाइपरकैलेमिया के दो प्रोडोमिनेंट क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं। एक तो मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस एंड कार्डियक कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज, राइट। दो ही सीमित है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। मसल में क्या होता है? देयर इज असेंडिंग मसल वीकनेस, मतलब पहले पैरों में कमजोरी, फिर हाथों में कमजोरी। ऐसी असेंडिंग वीकनेस रहती है तो अपने को डाउट लग सकता है कि कहीं गुलेनबारी सिंड्रोम तो नहीं है, राइट। कैन प्रोग्रेस टू फ्लैसिड पैरालिसिस, पूरा फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है और अपने को लग सकता है गुलेनबारी सिंड्रोम तो नहीं है। स्फिंक्टर टोन, मतलब ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लाइक स्फिंक्टर टोन एंड पेरिनियल मसल फंक्शन इज नॉट इन्वॉल्वड। जैसे गुलेनबारी में होता है, यूजुअली ब्लैडर टोन इज नॉट अफेक्टेड, राइट। वैसे इसमें भी ब्लैडर टोन इज यूजुअली नॉट अफेक्टेड। एडिशनल इसमें रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, जीपी में रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस होती है, इसमें यूजुअली रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस नहीं होता। एंड इंपॉर्टेंट इज एज सून एज द हाइपरकैलेमिया इज करेक्टेड, मैनिफेस्टेशन इंप्रूव है। इलेक्ट्रोकार्डिक ईसीजी चेंजेस, कार्डियक मैनिफेस्टेशन, ईसीजी चेंजेस इफ प्रेजेंट मे सजेस्ट द डायग्नोसिस बिफोर द ब्लड टेस्ट। मतलब अगर आपको लगा कि वैसा सिनेरियो है, पेशेंट मान लो रेनल फेलियर है और ऐसा सिनेरियो है कि उसको सेप्सिस हो गया या ब्लड ब्रेकडाउन हो गया, हेमोलाइसिस हो गया, क्रश इंजरी हो गई, एंड अगर ऐसे सिनेरियो में आपको दिखता है कि टॉल टी वेव आने लगी ईसीजी में, देन विदाउट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट टू कम यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज एंड कार्डियक अरिथमियाज, बहुत सारे कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, अरिथमियाज हो सकते हैं। ईसीजी चेंजेस क्या है, राइट। सो हमने 5 डिफरेंट पॉइंट्स में ईसीजी चेंजेस डिवाइड किए हैं। नंबर 1 इज प्रोग्रेसिव डिमिनिशन एंड इवेंचुअल डिसअपीयरेंस ऑफ पी वेव, है ना। पी वेव छोटी होती जाती है और गायब होती है। वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बिजार इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिले, tall widened characteristically shaped P waves, and lastly virtual disappearance of ST segment, है ना। इसमें important point है, the progression and severity of ECG changes do not correspond well with the serum potassium, right। especially अगर ये पोटेशियम धीरे-धीरे बढ़ रहा हो तो ऐसा भी देखा गया कि किसी का पेशेंट पोटेशियम 9 है परंतु फिर भी पेशेंट has no problem, is no ECG changes, right। P wave diminishes progressively in amplitude and disappears completely when potassium is more than 7.5। यहाँ पे देखें, this is normal P wave। जैसे पोटेशियम बढ़ता है, फर्स्ट क्या होता है, इट इज प्रिसीडेड बाय प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि पीआर इंटरवल कहाँ से गिनते हैं, बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव। तो पीआर इंटरवल पहले बढ़ता है और बाद में जैसे पोटेशियम 7.5 के ऊपर जाता है, पी वेव गायब हो जाती है। क्यूआरएस चेंजेस, QRS becomes white, right? Appearance may look like bundle branch block, ऐसा लग सकता है कि ये bundle branch block हो गया, ऐसा लग सकता है कि bundle branch block हो गया। Conduction defect may be within the Purkinje network, मतलब ये conduction defect bundle के लेवल पे नहीं रहता, Purkinje fibers के लेवल पे रहता है या muscle fiber के लेवल पे रहता है। And sometimes it may look like right bundle branch block plus left anterofascicular block या left posterior fascicular block। यहाँ पे देखें QRS become white, ये this is the normal ECG, ये हाइपोकैलेमिया हम देख चुके हैं, this is the hyperkalaemia, है ना। white QRS, tall T and PR interval भी white हो गए, ठीक। Now what are the T wave changes? T wave changes usually are the first to appear. Tall peak somewhat widened T waves, है ना। characteristic shape, जब proximal limb रहता है वो ज्यादा steep रहता है than the distal limb, while the distal limb, while still steep, has somewhat more gradual descent. And other conditions that may have such T waves are immediately after myocardial infarction or hypercalcemia। परंतु hypercalcemia में QRS widening नहीं होता है, right। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये hyperkalemia की tall T waves है और ये acute MI की tall T waves है।
है ना, यू कैन सी स्लाइट डिफरेंस इन शेप, ये जैसे ट्रेंड टाइप के है ना, ये जो स्टीप प्रॉक्सिमल लिम्ब है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रॉक्सिमल लिम्ब है। ST segment with high serum potassium, ST segment virtually disappears, becoming incorporated in the T wave. यहाँ पे देखें ये यहाँ पे ST segment लगभग गायब ही हो रही, राइट, और जैसा बढ़ता है ST segment taken up हो जाती है proximal limb of T wave, may be seen as a shallow rightward indentation in the proximal limb of the T wave. Ascending limb of S wave forms almost continuous vertical line, है ना, जैसा ऐसे S wave और ऐसे almost continuous vertical line होती है T wave, right? So there is a virtual disappearance of the ST segment. यहाँ पे कैसे पोटेशियम बढ़ने से ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम इज 5.5 to 6.5, उसमें आपको देखिएगा PR इंटरवल थोड़ी बढ़ गई एंड देयर आर टॉल T waves, QRS इंटरवल अभी नॉर्मल है। फिर जैसे 6.5 से 8 होता है वैसे P wave गायब हो गई, QRS वाइड हो गया, ST segment छोटी हो गई। You can see that ST segment is practically getting incorporated in the proximal limb of the T wave. और जैसा पोटेशियम 8 के ऊपर जाता है, this is called sine wave pattern, right? मतलब प्रोग्रेसिव वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, साइन वेव एंड फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, असिस्टोली, कुछ भी हो सकता है। ब्रुगाडा सिंड्रोम एक खतरनाक सिंड्रोम है जिसमें सडन डेथ होती है। सो पिछले कुछ 10-20 साल से ही वो रिकॉग्नाइज होगा सिंड्रोम एंड देन इट बिकेम पॉपुलर 1990s के बाद जहां तक। एंड इसमें टिपिकल पैटर्न क्या रहता है, देयर इज RBB पैटर्न इन V1 V2 विद टॉल ST elevation and a convex upward ST, right? So hyperkalemic Brugada pattern मतलब hyperkalemia के कारण Brugada जैसा ECG दिख सकता है। For example, this patient has hyperkalemia, है ना। Brugada syndrome कैसे होता है, सोडियम चैनल में जेनेटिक प्रॉब्लम होने से होता है सोडियम चैनल, बट इसमें patient has hyperkalemia, no Brugada syndrome, but this ECG may create a false perception of Brugada syndrome. Hyperkalemia can also cause type 1 Brugada pattern in ECG, pseudo RBB and persistent cold ST segment elevation. This occurs in critically ill patient with significant hyperkalemia जिसमें पोटेशियम 7 के ऊपर है। How to distinguish with the true Brugada pattern? One is जब इतना पोटेशियम बढ़ता है there is no P wave, right? So absence of P wave, QRS widening रहता है, Brugada में usually QRS widening नहीं मिलेगा and there is abnormal QRS access. Now it is important कि acutely पोटेशियम बढ़ता है क्या, and then there are certain conditions जिसमें पोटेशियम तेजी से बढ़ता है। अगर तेजी से बढ़ता है तो तुरंत जानलेवा हो सकता है, उसमें तुरंत रैपिड अर्जेंट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ऐसा कब होता है, when there is acute rise in potassium is often due to increased release of potassium from cells से रिलीज हो, जैसे increased tissue catabolism, for example trauma हुआ, crush syndrome, muscle breakdown हुआ, या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जिसमें ट्यूमर है, आपने रेडियोथेरेपी दी, कीमोथेरेपी दी, बहुत सारे सेल्स मर गए, बहुत सारा पोटेशियम सडनली रिलीज हुआ, और डायबिटिक कीटोसिस में भी पोटेशियम बढ़ सकता है ना। एंड दिस इज मोर डेंजरस व्हेन देयर इज एसोसिएटेड रीनल फेलियर। व्हाट इज द इमीडिएट थिंग दैट वी हैव टू डू? अर्जेंट IV एक्सेस, ECG मॉनिटरिंग, में हम सडन ब्रैडिकार्डिया करें, सडन ब्रैडिकार्डिया करेक्ट हो सकता है तो आपको ACLS प्रोटोकॉल के हिसाब से CPR करना पड़ सकता है। IV कैल्शियम urgently when hyperkalemia is suspected even before serum potassium आता है ना। आपने देखा है कि ACLS में 5H and 5T जो causes है कार्डियक अरेस्ट में, इसमें हाइपर और हाइपरकैलेमिया दोनों हैं। So if there is hyperkalemia के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि साइन वेव पैटर्न आ रहा है या वाइड QRS है, एब्सेंट T waves है, एब्सेंट P waves है, सो अगर ऐसा लगता है तो यू कैन गिव कैल्शियम इवन विदाउट वेटिंग फॉर द ब्लड रिपोर्ट ऑफ पोटेशियम। इफ रैपिड सीक्वेंसिंग अगर आपको इंटीमेट करना है, रैपिड सीक्वेंसिंग करना है तो सक्सेनिलकोलिन नहीं देना है क्योंकि सक्सेनिलकोलिन पोटेशियम बढ़ाता है। वैसे ही जो आप फ्लूइड चालू करोगे उस पर रेगुलर एक्टेड नहीं चालू करना है या बैलेंस सॉल्यूशन नहीं चालू करना है क्योंकि उसमें पोटेशियम रहता है। यू कैन स्टार्ट विद नॉर्मल सलाइन। इन्वेस्टिगेशन क्या भेजना है, जब भी आप सिरिंज वेनफ्लॉन लगाते हो फटाफट सैंपल निकालो, पोटेशियम करना है बार बार, सिर्फ पोटेशियम, यूरिया क्रिएटिनिन करना है, किडनी फेलियर तो नहीं, आल्सो डू सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, डू अ प्रॉपर ABG, एसिडोसिस तो नहीं देखने के लिए, कंप्लीट हीमोग्राम, ऐसा तो नहीं है CLL है, थ्रोम्बोसाइटोसिस है,
ब्लड ग्लूकोज, डायबिटिक स्टेटस क्या है ना, हाइपर ऑस्मोलारिटी तो नहीं है, एलडीएच एंड यूरिनरी पोटेशियम एंड ट्रांस-ट्यूबुलर पोटेशियम ग्रेडियंट है ना. सो व्हेन इज हाइपरकैलेमिया इन इमरजेंसी, कब हाइपरकैलेमिया को अर्जेंट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, व्हेन देयर आर ईसीजी चेंजेस, व्हेन देयर इज मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस. इतना जब मसल वीकनेस पैरालिसिस आता है तो पोटेशियम इज डेफिनेटली अबाउट 6.5 to 7. रैप्टोमायलिसिस, बहुत बड़ा चोट हुई है, बहुत बड़े लेवल पे मसल ब्रेकडाउन हुआ है, या देयर इज क्रश इंजरी एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हम डिस्कस कर चुके हैं. सीरम पोटेशियम मोर देन 7, राइट, एंड रैपिडली राइजिंग पोटेशियम, मतलब पोटेशियम तेजी से बढ़ रहा है. दिस इज अ फ्लो चार्ट एल्गोरिथम. जैसे हाइपरकैलेमिया में पोटेशियम 5.5 के ऊपर है तो स्टॉप ऑल द सप्लीमेंट्स. कई बार ऐसा होता है कि पोटेशियम बढ़ जाता है, हम डिवाइस देखते नहीं, पेशेंट पोटेशियम चल रहा है या एसी इनहिबिटर्स चल रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स चल रहे हैं, तो दीस ड्रग्स व्हिच इंक्रीज द पोटेशियम हैव टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. सूडो हाइपरकैलेमिया रूल आउट कर लो कि सूडो हाइपरकैलेमिया तो नहीं. व्हेन फिर देखो पेशेंट अनस्टेबल है क्या या पोटेशियम 7 के ऊपर है क्या, तो अर्जेंटली ट्रीटमेंट चालू कर दो, जरूरत पड़े तो डायलिसिस भी कर दो. अर्जेंट ट्रीटमेंट में क्या है, अभी आएगा आगे, कैल्शियम, ग्लूकोज, इंसुलिन, साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन. अगर पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है, ईसीजी नॉर्मल है, पोटेशियम मोर देन 6 है, लेस देन 7 है, तो यू कैन स्टार्ट इंसुलिन, ग्लूकोज, साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन. इफ पेशेंट इज असिम्प्टोमेटिक, पोटेशियम 5.5 से 6 के बीच में, तो आप पेशेंट को देखो पहले, कंसीडर ट्रीटमेंट नेसेसरी भी है कि नहीं देखो, साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन कर सकते हो या पोटेशियम बाइंडिंग प्रेजेंस दे सकते हो. Now, intravenous calcium is the first drug that you give in hyperkalemic emergency, right? डॉक्टर मट्टू के YouTube वीडियोस आप जरूर देखें, उसमें दिया है कि ACLS प्रोटोकॉल में क्या बोलते हैं कि whenever there is white QRS tachycardia, first thing you have to do, you have to see for the pulse. If there is no pulse, you give shock and you give amidala. But in white QRS tachycardia, if it is due to hyperkalemia, so the first thing that you have to do is to push calcium, right? So give calcium gluconate or calcium chloride 10 ml of 10% over 2 minutes, right? It works within minutes, but action short-lived है. आपको को थोड़ा टाइम मिलता है, 30 मिनट से 60 मिनट, right? Acts by antagonizing the membrane action of hyperkalemia, है ना? पोटेशियम स्टेबलाइज, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करता है, पोटेशियम कम नहीं करता. It does not reduce the serum potassium. कैल्शियम क्लोराइड ज्यादा इफेक्टिव रहता है. It contains 3 times elemental calcium rather than calcium gluconate. यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक मात्र ब्रांड अवेलेबल है कैल्शियम क्लोराइड, that is Nelsium. अगर वो अवेलेबल है तो you have to use, it is preferable to use Nelsium. Otherwise you can use calcium gluconate. ये टिश्यू इरिटेंट है, इसलिए आपको बड़ी वेन में देना है या आपको सेंट्रलाइन है तो सेंट्रलाइन में देना है. Do not give with bicarb containing solution. ऐसा नहीं कि 3 वे लगाएं और दूसरा. It is a tissue irritant, तो आपको बड़े वेन में देना है. सेंट्रलाइन है तो प्रेफरेबली सेंट्रलाइन में देना है. Do not give with bicarb containing solution. मान लो बाजू से bicarb containing solution चल रहा है, 3 वे लगाएं तो it can precipitate. And lastly, give cautiously as a slow infusion in patient with digitalis. जो भी पेशेंट digitalis पे है, उसको कैल्शियम बहुत संभाल के देना है. Second treatment is insulin and glucose, right? हमने देखा है कि इंसुलिन रिसेप्टर पे जब भी इंसुलिन अटैच होता है ना, वो क्या करता है, पोटेशियम को अंदर ले लेता है. So 10 units of regular insulin in 50 ml of 50% dextrose. Yeah, you can give 100 ml of 25% dextrose with 10 units of insulin. एक ही बढ़ता है, right? And can be followed by 10% dextrose infusion. ये फॉलो क्यों करना है dextrose infusion से? क्योंकि अगर बाद में डिलेड हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो वो अवॉइड हो जाता है. मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में ग्लूकोज मॉनिटर करना है, नहीं तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होना चाहिए. अगर पेशेंट का ब्लड शुगर ऑलरेडी 250 से ऊपर है तो आपको ग्लूकोज देने की जरूरत नहीं है, केवल इंसुलिन चालू कर सकते हैं. इफेक्ट बिगिंस इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में असर आता है और 4 से 6 घंटा असर रहता है इसका. सो दिस गिव्स अस अ टाइम ऑफ 4 to 6 hours, राइट? लोअर सीरम पोटेशियम by driving potassium inside the cell, हम देख चुके हैं. एंड कितना पोटेशियम कम करता है, 0.5 to 1.2 मिलीक्यूरेंट, मतलब 7 है तो लगभग 5.8 तक करेगा.
एंड बिवेयर ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, स्पेशली रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में जो इंसुलिन अपन देंगे जल्दी से एक्सक्रीट नहीं होगा, सो द पेशेंट कैन हैव डिलेड हाइपोग्लाइसेमिया। साल्बुटामॉल हमने देखा था, दूसरा पोटेशियम अंदर जाने का, सेल के अंदर जाने का तरीका क्या रहता? बीटा 2 स्टिमुलेशन। सो साल्बुटामॉल एस्पिरिन 10 मिलीग्राम 4 ml saline to be nebulized over 10 minutes। ये जो डोज है ये नॉर्मल अपन अस्थमा के लिए या ब्रोंकोडायलेटेशन के लिए देते हैं, उसके 4 गुना डोज देते हैं, राइट। इफेक्ट सी विद इन 90 मिनट्स, एंड ये भी 0.5 to 1.2 मिलीग्राम से पोटेशियम कम करता है। वर्क्स अगेन बाय ड्राइविंग पोटेशियम इनसाइड द सेल्स। लास्टली, ये तो हमने सेल्स के अंदर पोटेशियम डाल दिया, परंतु अपने को बॉडी के बाहर पोटेशियम निकलना पड़ेगा ना। दो ही रास्ते हैं, वन इज हीमोडायलिसिस, सेकंड इज डायरेटिक्स। हीमोडायलिसिस शुड बी परफॉर्म्ड इन ऑल पेशेंट्स विद किडनी फेलियर, एंड स्टेज रिनल डिसीज, क्योंकि उनको किडनी काम ही नहीं कर रही, आपको पोटेशियम बाहर निकालना है तो डायलिसिस ही करना पड़ेगा, राइट। दूसरा ऑप्शन है, कोई पेशेंट हाइपर वॉल्यूमिक है, फ्लूइड ओवरलोड में है या हाइपरटेंशन है, यू कैन गिव डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, राइट। 40 मिलीग्राम ऑफ से लासिक्स एवरी 12 आवर्स आप दे सकते हैं। फिर पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन्स, जिससे पोटेशियम एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। अभी हमारे यहाँ जो सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट जो के बाइंड नाम से आता है, राइट, दैट कैन गिवन 15 से 30 ग्राम ओरली दे सकते हैं दिन में 2 या 3 बार, बट दिस इज नॉट कंसिडर्ड सेफ, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि कभी-कभी इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस हो जाता है, राइट। दिस इज अ ग्रेव कॉम्प्लिकेशन, इसलिए अमेरिकन रिकमेंडेशन है कि ये यूज मत करो जब तक आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, डायलिसिस नहीं, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, और ये सब नहीं है। ये जो दूसरे रेजिन्स हैं दे आर रिलेटिवली सेफर, जिकोरोनियम साइक्लोसिलिकेट SZC, सोडियम जिकोरोनियम साइक्लोसिलिकेट, या पैटिरोमर, बट अनफॉर्चूनेटली ये हमारे यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, सो वी हैव टू गिव दिस सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट। अभी सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट निकालेगा कैसा पोटेशियम? थ्रू मोशंस, तो एक्चुअली ये समटाइम्स इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, राइट। सो ये सब प्रॉब्लम्स है इसके साथ, बट द डेंजरस जो साइड इफेक्ट है दैट इज इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन गिविंग दिस ड्रग। So this is about the treatment of hyperkalemia. Hope you are liking the lectures. आपके कोई suggestions है तो please comment में बताइए, and if you like please subscribe, share and give a thumbs up. Thank you so much.